नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू एयरपोर्ट स्थित एयरफोर्स स्टेशन के अंदर देर रात हुए 2 धमाकों पर जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी ने कहा है कि ड्रोन के जरिए एयरफोर्स स्टेशन को आतंकियों ने निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक ये हमला आतंकवादी संगठन लश्कर की ओर से करवाया गया। डीजीपी ने कहा कि धमाकों को अंजाम देने वाले सीमा के अंदर मौजूद हैं और इस घटना की साजिश सीमा पार रची गई। बताते चलें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर। हालांकि इन धमाकों में कोई नुकसान नहीं हुआ है। यह भी बताते चलें कि इस मामले में एफआईआर दर्ज कर एनआईए अपनी कार्रवाई कर रही है। इस तरह से आपने विजुअल में देखा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंची है और ये बड़ी जानकारी जो है हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको जम्मू एयरफोर्स स्टेशन से हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कुछ देर पहले अंदर गई है और जानकारी जुटाएगी कि क्या पूरा मामला रहा है और आपको तस्वीरों में हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो अंदर गई है और इस वक्त की जो बड़ी खबर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या विस्फोटक तो नहीं थे, हालांकि अब देखने वाला समय होगा कि क्या कुछ जांच में निकलकर सामने नजर आएगा। और ये कुछ देर के पहले की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है अभी जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पे जो है पहुंची है। हालांकि क्या ड्रोन का इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, ये तो देखने वाला समय बताएगा कि क्या जांच में निकलकर सामने नजर आता है। जम्मू पुलिस ने आज नरवार इलाके से 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से आईडी बरामद की है। गिरफ्तार किए गए दोनों आतंकियों से पूछताछ की जा रही है। जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 आतंकी शहर में आए हैं। सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की तरफ से कई इलाकों में ऑपरेशन शुरू किया गया था। ऑपरेशन के दौरान नरवाल इलाके में स्थित एक मॉल से एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया। उसकी पूछताछ के बाद एक और साथी के बारे में जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया। दोनों की पूछताछ के बाद एक ठिकाने से आईडी को बरामद किया गया। एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों और नरवाल में मिली आईडी के बाद जम्मू में पुलिस अलर्ट हो गई है। जम्मू में पुलिस द्वारा जगह जगह पर नाके लगाकर हर आने जाने वाले पर नजर रखी जा रही है। पुलिस द्वारा इन नाकों पर वाहनों की जांच की जा रही है। पैंथर्स पार्टी ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए धमाकों की कड़े शब्दों में निंदा की है और सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि जम्मू में हालात तो खराब करने के लिए इस तरह की साजिशें रची जा रही हैं जिन्हें जम्मू के लोग कामयाब नहीं होने देंगे। उन्होंने सरकार से इन साजिशों को बेनकाब करने की मांग की है। दहलाने की एक साजिश की जा रही है जो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जम्मू में अमन और शांति के माहौल को हम खराब नहीं होने देंगे। यहां के भाईचारे को किसी भी कीमत पर ठेस नहीं लगने देंगे। और यही अपील हम जम्मू के आवाम से करना चाहते हैं और सरकार से कहना चाहते हैं कि ये जो वारदातें हो रही हैं इनकी हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए। भारत रक्षा मंच जम्मू कश्मीर इकाई ने सरकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को जम्मू से जल्द निकालने की मांग की है। जम्मू में आयोजित मंच के 11वें स्थापना दिवस समारोह में मीडिया को संबोधित करते हुए भारत रक्षा मंच के संयोजक डॉक्टर युवराज पादा ने कहा कि भारत रक्षा मंच जम्मू कश्मीर इकाई के एक ही लक्ष्य है और वो है रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को जम्मू से बाहर निकालना। समारोह में डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा भी मुख्य रूप से मौजूद थी। सिर्फ एक लक्ष्य को लेकर के निकली थी कि रोहिंग्या को
और बांग्लादेशी के घुसपैठियों को यहाँ से निकाल दो, जो हमारे राशन पर, हमारे इस खर्चे पर यहाँ पड़ रहे हैं, जिनको वीआईपी सारा ट्रीटमेंट मिल रहा था, ऐसे लोगों को जल्द अज जल्द यहाँ से निकाला जाए, ताकि हमारी वो डेमोग्राफी को ख़राब ना करें, और जो वो अपने साथ विध्वंस की सामग्री बनाने में माहिर हैं, ये लेके आए हुए हैं, जहाँ वो किसी का बहुत सहारा बनते हैं, किराए के टट्टू बन जाते हैं, 10-20 रुपये के लिए वो अपनी बम शम उड़ाने के लिए जो अपना कार्यक्रम करते हैं, ऐसी चीज़ें, ऐसी गतिविधियों पर जो है तो अंकुश लगाना चाहिए, उनको जल्दी से जल्दी फौरन फौरी यहाँ से भगाना चाहिए। भाजपा ट्रांसपोर्टर सेल ने सरकार से ट्रांसपोर्टरों का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग की है। जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा ट्रांसपोर्टर सेल के संयोजक आशुतोष गुप्ता ने कहा कि इस समय ट्रांसपोर्टर बुरे दौर से गुजर रहा है। कोरोना महामारी के चलते पिछले 2 वर्षों से उनकी गाड़ियां खड़ी हैं, जिसके कारण ट्रांसपोर्टर भारी आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने टैक्स माफ और विशेष पैकेज के साथ साथ अमरनाथ यात्रा को भी शुरू करने की मांग की है। निर्भर रहते हैं हमारी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज और हमारी होटल इंडस्ट्रीज और ट्रैवल्स इंडस्ट्री, ये सारी इस पे अमरनाथ यात्रा जी पे डिपेंड रहती है। 3 साल से कंटिन्यूसली 3 साल से ये यात्रा नहीं हो रही है। अब जब यात्रा का पीरियड आया, जैसे कि अगर वैष्णो देवी में थोड़ी यात्रा चल रही है, तो इसमें भी अगर हम लिमिटेड, अगर हम आपके माध्यम से गवर्नर जी से, एलजी साहब हमारे जो मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे ये कहना चाहते हैं कि अगर वहाँ अगर थोड़ी सी यात्रा चल रही है, इधर भी थोड़ी थोड़ी चले, ऐसे कि जैसे कि लोग अपना गुजर, और सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर आपके माध्यम से सुन रहे हैं, एलजी साहब से यही हमारा हाथ जोड़ के विनम्र एक निवेदन है कि अपने जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टर भाई हैं उनके बारे में सोचें, उनकी इंश्योरेंस माफ हो, टोकन टैक्स माफ हो, पैसेंजर टैक्स माफ हो। गाड़ी चली नहीं, पैसेंजर टैक्स कहाँ से देंगे? गाड़ी चली नहीं, इंश्योरेंस कहाँ से आएगी? इंश्योरेंस 70-80 हज़ार रुपये गाड़ियों की, बसों की इंश्योरेंस है, और 2 साल से गाड़ियां नहीं चली हैं, और 2 साल से 80-80 हज़ार रुपये, 1,60,000 रुपये तो दे चुके हैं बेचारे। मुगल रोड पर बिना किसी परमिशन के यात्रा करने की मांग को लेकर राजौरी में लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि देश के किसी भी राज्य में किसी सड़क पर सफर करने के लिए अनुमति नहीं लेनी पड़ती, लेकिन मुगल रोड पर सफर करने के लिए लोगों को पहले प्रशासन से सफर करने की अनुमति लेनी पड़ती है। उन्होंने सरकार से बिना किसी रोक टोक के मुगल रोड पर सफर करने की मांग की। अगर ये मुगल रोड बनी है, हमारे लोगों के लिए बनी है, तो कहीं भी हमारे मुल्क में जाओ, जो हमारा मुल्क है, एक बहुत बड़ा जमहूरियत वाला मुल्क है हमारा हिंदुस्तान जो मुल्क है, और किसी भी स्टेट में आप जाओगे, किसी भी शहर में जाओगे, आपको परमिशन की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। इस बात की हमें समझ नहीं आज तक आई कि मुगल रोड में अगर हमारा कोई आदमी जाता है तो उसके लिए परमिशन की क्यों जरूरत। एक चीज तो मैं आप और बता दूं कि वहां पे कश्मीर में एक हमारा सोरा हॉस्पिटल है, जहां पे मैक्सिमम लोगों का आना जाना है, जो हमारे बीमार लोग होते हैं, या तो सोरा हॉस्पिटल में जाते हैं कश्मीर में, या तो कहीं दिल्ली में जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें परमिशन चाहिए। हॉस्पिटल में जाने के लिए भी, लोगों की जानें बचाने के लिए भी हमें मुगल रोड में जाने के लिए परमिशन चाहिए। हम एलजी साहब से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि जो ये मुगल रोड है, इसको जल्द अज जल्द खोला जाए। हमारी गवर्नमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि मुगल रोड पे खरबों रुपए हमारी गवर्नमेंट ने खर्चे हैं, तो हमारी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि मुगल रोड को जल्द अज जल्द खोला जाए। और सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में विकास के नए युग के शुरू होने के लगातार दावे किए जाते हैं। सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इसकी पोल खोल रहे हैं जिला रामबन के नीरा के लोग, जहां विकास कार्य ही लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। पहाड़ को काटने वाले ये लोग हैं जिला रामबन के नीर इलाके के। ये लोग किसी सरकारी परियोजना पर मजदूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये काम इन लोगों से इनकी मजबूरी करवा रही है, वो भी बिना किसी पैसे के। खुदाई कर रहे ये लोग अपने लिए पैदल चलने के लिए रास्ते तैयार कर रहे हैं। इन लोगों की माने तो इनके इलाके का रास्ता जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण के दौरान काट दिया गया था और फिर उसे दोबारा नहीं बनाया गया। जो है हम खुद गांव वाले कर रहे हैं। ये गैमन इंडिया के द्वारा हमारा जो था रास्ता काट दिया गया था
3 साल पहले उन्होंने कहा था कि जब कटिंग की थी कि हम आपको रास्ता बना के देंगे। नेशनल हाईवे के विस्तारीकरण की भेंट रास्ता चढ़ जाने के बाद 3 पंचायतों के करीब 12 गांव के लोग पिछले 3 सालों से कई दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। छात्र वर्ग हो या फिर बीमार, अपने अपने गांव से सड़क तक पहुंचने में सबको नाकों चने चबाने पड़ रहे हैं। रास्ते के माध्यम से हम ऊपर मुलमुला, नेरा, पल्ली, डमोत वगैरह 10 से 12 गांव आते हैं। 3 पंचायत पड़ती हैं। रास्ता हमारा एक ही है, रोड दूर है। स्कूल आना बच्चों को, किसी ने ट्यूशन आना, किसी ने बाजार आना, काम आना, रास्ता हमारा एक ही बचा था। इन लोगों के मुताबिक 3 साल पहले नेशनल हाईवे का विस्तारीकरण कर रही निर्माण एजेंसी ने ये कहते हुए उनका रास्ता काट दिया था कि हाईवे के विस्तारीकरण के साथ साथ उनके लिए नए रास्ते का निर्माण कर देंगे। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी ना तो निर्माण एजेंसी ने अपना वादा पूरा किया और ना ही प्रशासन ने इस पर कोई कदम उठाया। बार बार निर्माण एजेंसी और स्थानीय प्रशासन के समक्ष गुहार लगाने के बाद भी किसी ने उनके रास्ता को तैयार नहीं किया, जिससे मजबूर होकर उन्हें खुद रास्ता और तैयार करने को मजबूर होना पड़ा। एडमिनिस्ट्रेशन के पास गए, 2 से 3 बार गए, नहीं किया। गैमन के पास गए, 2 से 3 बार किए, उन्होंने भी नहीं काम किया ये। तो इसलिए आज हम खुद गांव वालों ने इकट्ठा होकर काम खुद से शुरू करना किया है। बिना रास्ते के पिछले 3 वर्षों से नीरा इलाके के ये लोग किस कदर परेशान होंगे, इसकी कहानी ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। अपनी इस परेशानी को दूर करने के लिए ये लोग अपना सारा काम धंधा छोड़कर इस पहाड़ को काटने में जुटे हुए हैं, ताकि उनके बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों को पैदल चलने के लिए रास्ता तैयार हो सके। रामबन से नदीम इकबाल कटोच के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर आज भगवती नगर में डोगरा यूथ द्वारा प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन कर रहे डोगरा यूथ के सदस्यों ने भाजपा के स्थानीय नेताओं पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि ये लोग ऑल पार्टी मीटिंग में जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली की बात रखेंगे, लेकिन इनमें से किसी ने भी इस मुद्दे को बैठक में नहीं उठाया। आज जम्मू के अंदर डोगरा यूथ जो प्रोटेस्ट करा कदा एक गल अस आखा करने कि सारा जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा वो वापस होना चाहिए। इन्हें ऑल पार्टी मीटिंग की, लेकिन ओदे विच भी किसी ने भी जम्मू कश्मीर के राज्य के वापसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दिता। सानू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और होम मिनिस्टर पर विश्वास आ कि मीटिंग होने जाकर दी है ऊपर जम्मू के राज्य के बहाली की कोई गल की जाए, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं होया। और जम्मू की नुमाइंदगी जेडे लीडर करा करते है, जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर भी शामिल है, लेकिन उत्थे जाइए बोली नहीं पाए। अस एक गल आखने कि सानू जम्मू कश्मीर की राज्य दर्जा वापस होना चाहिए। कश्मीर डिक्लेरेशन और जम्मू डिक्लेरेशन कोई नहीं चलनी, एक गल चलनी है, जम्मू कश्मीर की राज्य का दर्जा। कोरोना काल में जहां सारे धार्मिक स्थल खाली पड़े हुए थे, वहीं अब कोरोना मामलों में कमी आने पर धार्मिक स्थलों पर चहल पहल बढ़ने लगी है। श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा में भी एक बार फिर बढ़ोतरी होती नजर आ रही है। रोजाना 5000 से 6000 श्रद्धालु मां के दर्शनों के लिए कटरा में पहुंच रहे हैं, परंतु जिला प्रशासन के द्वारा नगर कटरा की सभी दुकानों को 7:30 बजे बंद करने के आदेश दिए हैं, जिस कारण दुकानदारों ने काफी ज्यादा नाराजगी नजर आ रही है। साथ ही साथ माता वैष्णो के दर्शनों के लिए आने वाले श्रद्धालु भी इस कारण मायूस होकर अपने घरों को वापस जा रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालुओं का भी यही कहना है कि जब वे दर्शनों के बाद कटरा में दुकानों पर पहुंचते हैं तो तभी दुकानें उन्हें बंद नजर आती हैं, जिसके चलते दुकानदारों को यात्रियों ने समय को बढ़ाने की मांग की है। हालांकि कुछ दुकानों को देर रात खोलने की समय रखा गया है। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। 2 साल की दुकानें बंद कर दी हैं, हम तो बंद कर रहे हैं, बट जो हमारे यात्री बाहर से आते हैं, आउट ऑफ स्टेट के आते हैं, शाम को दर्शन करके वापस आते हैं। जब नीचे आते हैं तो उनको सब मार्केट पूरा बाजार बंद देता है, तो उससे हमारा जो कटरा का गलत इंप्रेशन जा रहा है जी, उस यात्रा का बहुत गिरावट हो रही है। कृपा करके मैं एडमिनिस्ट्रेशन से प्रार्थना करता हूँ ये टाइम सीमा बढ़ाई जाए, ताकि यात्री भी खुश रहें और हमारा भी गुजर बसर जो हमारे रोजी रोटी का कुछ अच्छा, तो हम गाइडलाइन का पूरा पालन करेंगे। हम तो वैसे ही यूज हुए हैं, कोरोना महामारी से जुड़ी हुई है, बट मैं चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन प्रार्थना करता हूँ दोनों हाथ जोड़ के इस टाइम को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो यात्री भी खुश रहेंगे, हमारा भी काम। शाम को यात्री दर्शन करके
भवन से नीचे वापस आता है बाणगंगा में, जब ये अपने बस स्टैंड में, मेन बस स्टैंड में जब पहुंचता है तो 80% दुकानें उनको बंद मिलती हैं, जिसमें एक ड्राई फ्रूट है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, शाल एम्पोरियम है, केवल खाने के ढाबे और होटल खुले होते हैं। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से केवल हाथ जोड़ के, ये मेरे हाथ है, हाथ जोड़ के यही विनती कर रहा हूँ कि हमारे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, हमने भी घर गृहस्थी अपनी चलानी है। इधर तो आगे ही कोविड की सेकंड वेव से पूरा यहाँ का कस्बे का व्यापार ठप है। मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से दोबारा हाथ जोड़ के यही विनती है कि हम लोगों को थोड़ा सा समय दिया जाए, उस समय सीमा को थोड़ा बढ़ाया जाए। हम कोविड का पूरा पालन कर रहे हैं, नियमों के साथ पालन कर रहे हैं। मेरा नाम संजीव सचदेवा है, मैं रुड़की से आया हूँ। और जैसे कि हम लोग दर्शन करने के बाद वापसी जाएंगे तो हम लोग ना तो खाने की सुविधा मिल रही है यहाँ, ना चाय पानी की मिल रही है, ना प्रसाद ले जाने की मिल रही है। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि थोड़ा सा 2-4 दुकानों को छूट दे देनी चाहिए ताकि वो कुछ सामान ले सके जाने के लिए प्रसाद बतौर। मैं रुड़की से आया हूँ, जिला हरिद्वार। ठीक है सर, मतलब यात्री अब रात को वापसी जाएगा, कोई भी जाएगा रात को, जैसे प्रसाद है, जैसे कोई भी दिक्कत है, इसके जो प्रॉब्लम है ये तो आप भी जानते हैं। अब जैसे मतलब हमारी ट्रेन रात की वापसी है तो हम प्रसाद कहाँ से ले पाएंगे? परेशानी तो बहुत यात्री होते हैं। यहाँ व्यापारी के लिए दुकान तो खोल देनी चाहिए। क्या कहने जाएंगे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो कटरा की, उनको क्या कहने जाएंगे आप, क्या मैसेज देंगे? कहते हैं कि दुकानें कुछ खोल लेनी चाहिए, इस टेंशन से थोड़ी सी सुख सुविधा तो देखनी चाहिए बाहर से आने। मछली पालन के माध्यम से अपना रोजगार पैदा करने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं शुरू की हैं। अगर जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो यहां पर भी मछली पालन विभाग लगातार लोगों को इन योजनाओं से रूबरू करवा रहा है और लोग इन योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। विभाग के प्रयासों के बाद कई किसान और अन्य बेरोजगार लोग मछली पालन के व्यवसाय से जुड़े हैं और भारी मुनाफा कमा रहे हैं। स्कीम ताल्लुक है, जो इस वक्त जो स्कीम चल रही है वो लास्ट ईयर जो लॉन्च हुई थी थ्रू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, PMMSY, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। ये 5 साल का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और इसमें डिफरेंट स्कीम्स, जो खासकर कृषि सेक्टर का हम बात करें तो डिफरेंट स्कीम्स हैं। इसमें छोटी लेवल की स्कीम्स भी हैं और बड़े लेवल की स्कीम्स भी हैं, जैसे छोटे फार्मर के लिए या बड़े फार्मर के लिए। इसमें ट्राउट जैसे यूनिट बनाना होगा या कार्प यूनिट बनाना होगा प्राइवेट सेक्टर में तो उसके एक यूनिट कास्ट है। जैसे ट्राउट में हमें 5.5 लाख का यूनिट कास्ट है, इसी तरह कार्प में हमें 12,40,000 का यूनिट कास्ट है पर हेक्टेयर जो प्लांट बनेगा। तो उसमें 40% और 60% के हिसाब के साथ उनकी फंडिंग मिलेगी। जैसे 40% उनको मिलेगा गवर्नमेंट शेयर और 60% मिलेगा उनको बेनिफिशियल रहेगा। इसमें और एक ऑप्शन है कि जो अगर कोई वुमेन कैंडिडेट होगी या शेड्यूल कास्ट में काम करने वाला कोई बंदा होगा तो उसको 60-40 के हिसाब से मिलेगा। इसी तरह इसमें बड़ी स्कीम्स भी आई, जैसे राइस टेक्नोलॉजी आई, सर्कुलेटेड एक्वाकल्चर सिस्टम, उसमें 50 लाख का यूनिट कास्ट है। इसी तरह हमें मतलब जो दूसरी है बायोफ्लाक है, उसमें 7.5 लाख का यूनिट कास्ट है। देखो ये मैं काम संभाला ना जरा, इस काम से सर फायदा बड़ा है, कम घाटा फायदा ज्यादा। ते असें साल का समझो 1 लाख रुपए तक करी मुनाफा ते और साढ़ा जो मैहकमा है फिशरी का, ये साढ़े कन्नै कंधे मिलाकर साढ़े कन्नै चला दा है। सानू कोई भी प्रॉब्लम आ सानू सनाई ओड़दे कि ये प्रॉब्लम दी आई है, तो ये दवाई पाओ कि तुंदा मच्छी है त्यार शैल होई जाओ। फिश ये फार्म जो मेरे को 83,500 रुपया मिला था फार्म बनाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से, और वापस कुछ नहीं देना था। और उन्होंने मेरे कहना 5 बोरी बुगदू दी और 5 बोरी ये फक दी और 2500 पीस डाल कर दिया था। और इसको मैंने 1 साल उनकी सेवा, मछली की सेवा की, अच्छी तरह उनको देख रेख की, और मुझे 1 साल के अंदर जो है 80 से 90 हज़ार रुपये की प्रॉफिट हुई है। उसके बाद मैं दूसरी बार फिर मैंने इसमें बीज डाला और अभी इस 1 साल के बाद मैंने 1,14,000 रुपये की कमाई पर है। मैं ये ऐसे जो बेरोजगार हैं लोग, लड़के जो हैं, जो काम नहीं मतलब कुछ नहीं मिल रहा, वो ऐसा काम करें तो बहुत अच्छा। थन्ना मंडी के गांव पोठा में 3 बहनों और बस्तर पर पड़े बुजुर्ग के इकलौते सहारे को कुछ लोगों ने छीन लिया। परिवार के एकमात्र कमाने वाले की हत्या हो जाने के बाद परिवार मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हालांकि जब इस परिवार के एकमात्र कमाने वाले की हत्या हुई थी तब प्रशासन ने इस परिवार की मदद करने का वादा किया था, लेकिन आज ना तो प्रशासन और ना ही कोई गैर सरकारी संगठन इस परिवार की मदद के लिए आगे आ रहा है। प्रशासन की बेरुखी के चलते किन हालात से ये परिवार गुजर रहा है, पेश है इसी पे एक रिपोर्ट।
20 तारीख को बेरहमी से कत्ल होने वाले एजाज डार के वालिद साहब हमारे साथ हैं। पहले हम आपको ये दिखाते हैं कि ये चल नहीं पाते हैं क्योंकि पिछले 7 साल से पैरालाइज हैं, इस वजह से चल नहीं पाते। उनके चलने का इकलौता सहारा जो गुल हो चुका है, उसके बाद इनकी क्या हालत है और आगे किस तरह इस घर के हालत, इनसे भी बात करेंगे। बाबा जी, जिस तरह पुलिस की तरफों 5 मुलजमा की पोड़ लिया गया है, तुस अगे क्या चाहने हो? हाँ से ये चाहने जनाबली के साढ़े नाल इंसाफ बरत जी जी सामने तक साढ़े नाल इंसाफ मतलब बरत जी इंसाफ हो गया, 5 लोग पोड़ ले गए, इस तो बाद अगे तुस क्या चाहने हो? हाँ साईं जनाब ना रुपये ने मतलब कोई चाहे से मेरी जनाब 3 बेटियां पढ़ी नहीं तो जनाब एजाज डार भी पढ़ा वो उन्होंने नहीं रखा तो बोल दीजिए आप क्या करो। अब मैं ये चाहता हूँ कि जनाब हमें हक मिलना चाहिए जी। बाबा बच्चे भी बेटियां भी पढ़ी हैं, इंतजामिया भी आई थी यहाँ आपके घर, कुछ लोग अफसर भी आए थे, क्या वादा किया उन लोगों ने आपके साथ? उन्होंने ये बोला कि हम जो लड़कियां पढ़ी हुई इनके जनाब इनसे मतलब हम इनको लगवा देंगे। बाकी एसपी साहब की मतलब डी साहब ने ये दिया है 25,000 एजाज की कीमत। कितनी? 25,000। उस वक्त मुझे बहुत जज्बात हुआ मगर मैं बोल नहीं सका, कुछ बात बता नहीं सका। 25,000 का चेक दिया है, ये 25,000 ले जाओ बाबा, खर्चा शर्चा बाद में आपके बारे में कुछ सोचेंगे। बस वो बात इस वक्त तक है। बाबा जिस तरह पैरालाइज तुसा की होया 3 भैन उसने जवान है, मां बीमार रही है, कार दी ऐसी हालत, अगे किस तरह कार चलेगा? क्या करूं जनाब, फिर किस तरह चलाऊं? मेरी ये हुकूमत से मतलब दरख्वास्त है कि हमारे बारे में कुछ सोचे। मैं यही बता सकता हूँ, किसी से झगड़ा थोड़ा कर सकता हूँ। 2 घोड़े रखे हुए थे एजाज डार ने जनाब, रात के 3 बजे जाता था, रेता बजरी उठाकर 8-9 बजे वापस आता था। 8-9 बजे से जनाब 9-10 बजे 1,000-1,100 रुपये लाता था और बहनों को भी देता था, हमें भी खर्चा देता था दवाई के लिए। हम दवाई इस वक्त भी खाते हैं, मदर भी खाती है उसकी। हर महीने में जनाब तकरीबन माँ का खर्चा उसका 10-12 हज़ार रुपया है दवाई की। उनको ये मतलब नहीं मैडम काम नहीं करता। डॉक्टर शोकर चौधरी से दवाई लाते हैं जम्मू से। ये बात है जनाब। ये वो बाप है जिसका इकलौता बेटा गुल हो गया। और सबसे बड़ी बात आपने इनकी जुबानी सुनी होगी कि दिन रात मेहनत करने वाला बेटा था, दिन को मजदूरी करनी और रात को घोड़ों के साथ काम कर कर इस घर को चला रहा था, क्योंकि इसकी माँ भी बीमार है और बाप भी बीमार है। उसके साथ साथ 3 बहनों का बोझ था उसके कांधे पर। मगर वो कत्ल के बाद आज इस घर के हालत हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि इंतजामिया की टीमें भी जरूर यहाँ पहुंची और इनकी जुबानी आपने सुना होगा कि इंतजामिया की तरफ से 25,000 रुपये का एक चेक दिया गया और साथ में यकीन दहानी करवाई गई है कि इनकी बेटियां पढ़ी लिखी हैं तो उनको आगे जरूर सरकारी नौकरी में लाया जाएगा। मगर ये आने वाला वक्त बताएगा। मगर इंतजामिया को चाहिए इस घर का चूल्हा जलाने के लिए जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, ताकि इस घर का चूल्हा भी जलता रहे और ये माँ बाप भी आगे की जिंदगी पुरअमन तरीके से गुजार कर सके। गैर सरकारी संस्था दिशा और सेवा फाउंडेशन ने जम्मू के प्राचीन तालाब की साफ सफाई का अभियान शुरू किया है। इसी अभियान के तहत दोनों संस्थाओं के सदस्यों ने जम्मू के छन्नीरामा में स्थित प्राचीन तालाब की साफ सफाई का अभियान चलाया। इस अवसर पर जम्मू के मेयर चंद्र मोहन गुप्ता और स्थानीय पार्षद कमल सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद थे। इस मौके पर मेयर ने दोनों संस्थाओं के कार्य की जमकर सराहना की। ये जो तालाब का नाम प्राचीन नाम है, चीखी तालाब के नाम से जाना जाता है, जहां आज एक बहुत अच्छा काम, जिसको मैं कहूँगा पूरे देश में इस तालाब को साफ कर रही है ये दिशा ऑर्गेनाइजेशंस हैं। नौजवान बच्चे हैं, पढ़े लिखे बच्चे हैं, इनमें डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, अलग अलग विभागों में काम करते हुए आज इस तालाब को इन्होंने साफ किया। इस तरह कई तालाब इन्होंने साफ किए हैं और स्वच्छता की तरफ ये लोग चल रहे हैं। मैं देख के हैरान रहता हूँ जब ये तवी के किनारे या और कहीं ये बच्चे दिन को धूप में भी ये लगे रहते हैं। जो इनके ऑर्गेनाइजर हैं, क्या उनमें प्रेरणा है, क्या विचार लेके वो चल रहे हैं। जिस तरह इस तालाब को इन्होंने साफ किया, जो टेक्नोलॉजी यूज की है, ये कोई बाहर की नहीं, ये अपने घर की, मैं कहूँगा ये स्वदेशी टेक्नोलॉजी खुद इन्होंने विकसित करके इस तालाब को जितना इसका ऊपर का गार्बेज था। हम दिशा वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के काफ़ी वॉलंटियर्स हैं जो यहाँ पे तालाब की सफाई करने के लिए हैं, और सेवा फाउंडेशन है हमारे विकास जी की, तो इनके भी वॉलंटियर यहाँ पे आए हुए हैं। आप जैसे पीछे देख सकते हैं कि हमने एक नई टेक्निक निकाली है जिससे हम
बॉटल्स के ज़रिए उसको बाहर निकलता है जो भी कचरा है हमारा। तो मेरा लोगों से यही एक संदेश है लोगों के लिए कि आप अपने घर से ही कचरा बाहर ना जाने दीजिए, कि जो मिक्स होकर आप पूरा सेग्रीगेट करिए, उसे ना तालाब में फेंकिए ना किसी में। प्रॉपर एक जो प्लास्टिक है वो प्लास्टिक में जाओ, जो वेट वेस्ट है वो वेट में। जम्मू के वार्ड नंबर 75 संग्रामपुर के लोगों ने सरकार पर अनदेखी का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों ने आरोप है कि जम्मू नगर निगम की अनदेखी के कारण वार्ड में गंदगी फैली हुई है और सड़कों के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियां उगाई हैं। इन लोगों के मुताबिक सड़कों के किनारे उगी इन झाड़ियों से हादसे का अंदेशा बना हुआ है। इन लोगों ने जम्मू नगर निगम से इन झाड़ियों को कटने और सड़कों की साफ सफाई की मांग की है ताकि लोग किसी बड़े हादसे का शिकार होने से बच सकें। जो रोड जो म्यूनसिपलिटी में आया है संग्रामपुर 75 नंबर वार्ड में, इधर बहुत बड़ी बड़ी झाड़ियाँ हो गई हैं। तो ये म्यूनसिपलिटी वाले आते हैं, वैसे थोड़ा ये सफाई करते हैं, बस चले जाते हैं। तो कहने का ये मतलब है कि जो इतनी झाड़ियाँ, ये रोड जो है इतनी झाड़ियाँ हो गई हैं तो रोड का मिलता नहीं है, वो एक्सीडेंट होने का भी खतरा रहता है। तो कहने का ये मतलब है कि जो भी झाड़ियाँ हुई हैं थोड़ी आप म्यूनसिपलिटी आकर थोड़ा सफा मतलब ये झाड़ियाँ जुड़ियाँ जो है सब सफाई करें, तो जो भी मतलब एक्सीडेंट का जो खतरा रहता है वो ना हो। ये साढ़े मारे परेशानी ये बनती है कि नवे रोड जेडे बने इधर सफाई नहीं करते हैं। भंग इन्नी बड़ी हुई दी है कि गड्डी मतलब आवे कोई मोड़ है पर एक्सीडेंट का खतरा। भंग इन्नी ज़्यादा हुई दी है कि जिहदे विच रोड लभदा ही नहीं है। सफाई करने आउंदे 1 महीने बाद आउंदे 100 रुपया मंगते जी, 100 रुपया कड्ढो जी। सफाई बिल्कुल नहीं है, कोई आउंदा ही नहीं है सफाई करने। मैं कोई महीना हो कोई बंदा नहीं लभ्या। उनसा नहीं है कि सफाई होनी चाहिए, भंग भुंग साफ होनी चाहिए। माना नवा रोड जेडे बने दे इधर सफाई करनी चाहिए, कोई आउंदा ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है। जम्मू कश्मीर से जुड़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।